हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सम्राट एसएसटी क्लासेस। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10 एसएसटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें आज हम लोग इतिहास के अंतर्गत चैप्टर 1 को कंप्लीट करने वाले हैं। और एसएसटी में जो आज हम इतिहास का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और जो ये वीडियो का पार्ट है, ये पार्ट नंबर 7 है, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का है। इससे पहले आगे वाले वीडियो में हम 6 अलग अलग पार्टों में इस पार्ट के अलग अलग जो पॉइंट है, जो टॉपिक्स है, उस पर अच्छे से समझ चुके हैं, उसको अच्छे से जान चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और जो आज हम लोग को पढ़ना है, वो है यूरोप में राष्ट्रवाद में पार्ट 7 का मेजिनी। यानी आज हम लोग पूरे वीडियो में, आज के इस वीडियो में मेजिनी के बारे में समझेंगे कि आखिर मेजिनी क्या था, मेजिनी कौन था और मेजिनी का यूरोप में राष्ट्रवाद से क्या संबंध है। आखिर मेजिनी का नाम यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत क्यों आया, क्या क्या कार्य किया था मेजिनी ने यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए, उसको समझेंगे आज हम इस वीडियो में कि आखिर मेजिनी था कौन। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम लोग लेंगे। तो आइए आज पढ़ते हैं पार्ट 7 यूरोप में राष्ट्रवाद, क्लास 10 का इतिहास का चैप्टर नंबर 1, जिसमें आज हम लोग मेजिनी को पढ़ने वाले हैं। तो मेजिनी जो है एक साहित्यकार था तथा गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। जो मेजिनी था एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था और एक योग्य सेनापति था। सबसे पहले तो यह है कि मेजिनी जो है एक साहित्यकार है, यानी साहित्य की रचना करने की जो कला है, ये मेजिनी में पाई जाती है, इसलिए इसको साहित्यकार कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, ये जो है प्रतिक्रियावादी नहीं था और ना ही लोगों के नियम, जो लोग राजतंत्र से उग गए थे, उनके लिए वहां के देशों को उनकी व्यवस्था है, इसको सुधार करने का ये प्रयास करते हैं, जिसके कारण ये गणतंत्र के समर्थक यानी गणतंत्रवादी जो विचार है उसके समर्थक हैं, इसलिए इनको गणतांत्रिक विचारों का समर्थक कहा जाता है। मेजिनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। जो मेजिनी है एक सेनापति तो है ही, इसके साथ साथ वो एक साहित्यकार भी है और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी है। कभी कभी जो एग्जाम होता है उसमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मेजिनी के बारे में बताइए, और ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में आता है। यानी आज के इस वीडियो में हम लोग एक तरह से जो 2 नंबर का लघुत्तर, ये जो प्रश्न होता है जो बुक में ये है भी, इसको भी कर लेंगे, यानी इसको भी कर रहे हैं साथ साथ, और जो बुक का लाइन है, जो बुक का टॉपिक है, उसको भी कवर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग को 2 बेनिफिट होने वाली है कि हम लोग का जो 2 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर भी याद हो जाएगा और इसके साथ साथ हम लोग का एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो जो मेजिनी है एक साहित्यकार है, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक है और एक योग्य सेनापति भी था। यानी पहला जो है कि आखिर मेजिनी कौन था, मेजिनी के बारे में परिचय दिया गया है कि मेजिनी एक साहित्यकार था, वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। यानी जो भी एक लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, नेतृत्व करने की जो एक शक्ति होती है कि जितने भी सब सेना है उनको नेतृत्व किया जाए, तो जो मेजिनी है उनमें एक क्वालिटी थी कि लीडरशिप कर सकते थे। सेनापति, एक योग्य सेनापति थे, सेनापति नहीं एक योग्य सेनापति, यानी अच्छी तरह से इनमें अच्छी क्वालिटी थी लीडरशिप की। लेकिन वह तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर समझ नहीं रखता था। यानी जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसकी वो बेहतर समझ अभी नहीं रखता था। जो भी अभी वर्तमान समय में जब मेजिनी का प्रभाव था यूरोप में राष्ट्रवाद के तहत, तो जब वहां की स्थिति थी उसके अनुकूल, तो वहां की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसकी अच्छी तरह से इनको अभी उस समय उनको समझ नहीं थी कि आखिर किस राज्य में क्या क्या व्यवहार और कौन कौन सी नीतियों का लागू करना है।
अतः उसने उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। यानी वो ये बहुत ज्यादा आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम का मतलब कि जो विचार है वो बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत महान विचार थे उनको, लेकिन व्यवहार में उन्होंने बहुत कम लाया था। जैसे कोई भी एक अच्छा काम हो गया तो उसको करने के लिए और उसको मानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे ये, लेकिन उसको व्यवहार में उतना नहीं ला पाए, इसलिए इनको कहा जाता है कि इनमें आदर्शवादी गुण, यानी कहा जाता है किसी आदर्श व्यक्ति की परिभाषा क्या है, किसी आदर्श विद्यार्थी की परिभाषा क्या है, तो उसी तरह इनमें आदर्शवादी गुण अधिक है लेकिन व्यवहारिक गुण कम थे मेजिनी में। अपनी पराजय के बाद भी मेजिनी ने हार नहीं मानी। इससे पहले जब इटली का एकीकरण हुआ था तो ऑस्ट्रिया में मेजिनी ने अपना प्रभाव दिखाया था, तो वही कहा जा रहा है कि अपनी पराजय के बाद भी इटली को एकीकरण करने के लिए उन्होंने सार्डिनिया और पिडमाउंट को दो अलग अलग राज्यों में विभाजित किया था, तो वहां पर इनको हार हुआ था। तो उसी पराजय की बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी पराजय के बाद भी मेजिनी ने हार नहीं मानी। वहां पर जब ये इटली का एकीकरण नहीं कर पाए थे, इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। सन 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। और जो है यंग इटली जो है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया था। तो यंग इटली का स्थापना मेजिनी ने किया था। और कब किया था, तो 1831 ईस्वी में। यानी जो ये लाइन है हमारा, इसमें 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं कि किस ईस्वी में यंग इटली की स्थापना हुई थी। तो 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन, यंग इटली का स्थापना किसने किया था, मेजिनी ने किया था। और यंग इटली की स्थापना कब हुई थी, तो 1831 ईस्वी में। यानी ये जो लाइन है इसमें 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं ना कहीं और कभी ना कभी ऑब्जेक्टिव में आ चुके हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सन 1831 ईस्वी में उसने यानी मेजिनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया था। यानी यंग इटली का मतलब यह है कि जो यंग मतलब और इटली जो है यानी नई इटली, जो इटली में कमियां थी उसको सुधार कर नए इटली जो बनाने का काम हुआ था, वो 1831 ईस्वी में इसका एक संस्था था यंग इटली। और यह जो है 1831 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और इसको स्थापना किसने किया था, तो मेजिनी ने। यानी मेजिनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य यही था कि इटली में जो भी पुरानी व्यवस्थाएं है उसको नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। यानी यंग इटली जो है नई इटली को बनाने में महत्वपूर्ण भाग लिया था। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। जो यंग इटली है, जो संस्था स्थापित की गई थी, इसका उद्देश्य यही था कि इटली जो प्रायद्वीप है वो विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करे। यानी इटली पर किसी विदेशी हस्तक्षेप ना हो सके, विदेशियों का आक्रमण ना किया जा सके, यही यंग इटली का उद्देश्य था। यानी एक तरफ से उसको स्वतंत्र करने का मुद्दा सामने आता है कि यंग इटली का स्थापना इसीलिए हुआ था कि जो इटली प्रायद्वीप है वो विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करना, यानी विदेशी हस्तक्षेप से स्वतंत्र रहना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना। और संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। इटली में जो अलग अलग भागों में इटली बट गया था उसको संयुक्त गणराज्य स्थापित करना और वहां से विदेशी आक्रमणों को समाप्त करना, खत्म करना था। सन 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजिनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। यानी 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना किया और इसके बाद 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का भी स्थापना किया था मेजिनी ने। ये दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का भी स्थापना मेजिनी ने किया था और क्यों किया था इसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं।
सन 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन मेजिनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। यानी यंग यूरोप का जब मेजिनी ने गठन किया तो जो भी यूरोप में अन्य देशों में जो आंदोलन चल रहे थे, जो क्रांति चल रही थी, उसको प्रोत्साहित करने का कार्य किया था यंग यूरोप ने। इसीलिए इसको यंग यूरोप का, नया यूरोप कहा गया है। और इसका स्थापना 1834 ईस्वी में मेजिनी ने ही किया था। सन 1848 ईस्वी में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिख को भी अंततः जो ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। यानी 1848 ईस्वी क्रांति पड़ चुके हैं, वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि सन 1848 ईस्वी में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में, यानी 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ चुके हैं, तो जैसे ही फ्रांस सहित यानी फ्रांस को लेकर पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया था, तो उसमें मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़े। उस क्रांति के तहत ही 1848 में जो क्रांति हुई थी फ्रांस सहित, उसमें मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़े। ऑस्ट्रिया छोड़कर मेटरनिख को वहां से पलायन करना पड़ा। इसके बाद राजनीति में पुनः मेजिनी का आगमन हुआ और जैसे ही मेटरनिख गया उसके बाद राजनीति में पुनः मेजिनी का आगमन हुआ। मेजिनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था। उस बार जब आया था मेजिनी, इटली का एकीकरण नहीं कर पाया था, फिर से मेजिनी आया और इसके बाद जब इसका आगमन हुआ तो मेजिनी जो है संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में, सबसे पहले यहाँ पर एक और पॉइंट है कि जब सार्डिनिया और पिडमाउंट है तो इनका शासक कौन है? इसका शासक जो है चार्ल्स एल्बर्ट है। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। यानी जो वहां का सार्डिनिया और पिडमाउंट का जो शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, वो चाहता था कि जितने भी राज्य है वो उसी में मिल जाए। उस नहीं चाहता था कि गणराज्य स्थापित हो, एकीकरण हो। इधर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने का पक्षधर था और जो अलेक्जेंडर पोप था वो भी यही चाहता था कि इटली जो है धर्म के अनुसार एक धर्म राज्य बन सके, किसी एक धर्म का विशेष अधिकार हो। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली का एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया और इस तरह से जब विचार अलग अलग हो गया कि कोई कहता था कि इसको धर्म राज्य बनाया जाए, फिर कोई चाहता था कि इसको एक साथ पूरे राज्य को विलय कर दिया जाए, तो ऐसे करते करते एक ही देश में अलग अलग मतें एक दूसरे की अवरुद्ध हो गई, यानी एक दूसरे का विरोध करने लगी और इस तरह से उनके बीच विचारों का टकराव हो गया और इसके कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। यानी इटली का जो एकीकरण का मार्ग प्रगत था, जो एकीकरण होने वाला था, अब वो रुक गया। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे। यानी कुछ समय बाद जो ऑस्ट्रिया है इसके द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किया जाने लगा, जिसमें सार्डिनिया के शासक, यहाँ पर भी याद रखना है कि सार्डिनिया के शासक जो है चार्ल्स एल्बर्ट है, की पराजय हो गई। कालांतर कुछ समय के बाद जो है ऑस्ट्रिया जो है इटली के कुछ भागों पर आक्रमण करने लगी, जिसमें सार्डिनिया के शासक जो थे, सार्डिनिया के जो राजा थे चार्ल्स एल्बर्ट, उनका पराजय हो गया। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और इसके बाद ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया के जो शासक थे चार्ल्स एल्बर्ट, उनको पराजय, यानी जो सार्डिनिया के शासक है चार्ल्स एल्बर्ट, उनकी हार हो गई। इसके बाद फिर ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से, यानी ऑस्ट्रिया के द्वारा इटली में जनवादी आंदोलन, जो इटली में जनवादी आंदोलन चल रहा था, उसको कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजिनी का पुनः हार हो गया और वो पलायन कर गया। यानी इस बार भी मेजिनी का जो सपना था, मेजिनी का जो विचार था इटली को एकीकरण करने का, वो इस बार भी नहीं हो पाया। लेकिन इस बार उनके जो कार्य थे वो सराहनीय थे, क्योंकि उन्होंने यंग यूरोप और यंग इटली नामक जैसी संस्थाओं का स्थापना किया था, जिसके कारण यूरोप में कुछ हद तक उनका जो इटली में एकीकरण की भावना है वो जगी
और फिर भी मेजिनी का जो विचार था वो इटली में सबके मतलब जितने भी वहाँ के लोग थे, जनवादी आंदोलन के लोग थे, गणतांत्रिक विचारों वाले जो लोग थे, उनके विचारों को वो बहुत सम्मान करते थे। मेजिनी का यहाँ से पराजय तो हो गया, लेकिन यहाँ जब मेजिनी का पराजय हुआ और मेजिनी यहाँ से पलायन कर चला गया, फिर भी इनके बाद जो इनके विचारों के समर्थक थे वो फिर से इटली के एकीकरण में जुट गए। और यही था यूरोप में राष्ट्रवाद का जो मेजिनी है, मेजिनी का इटली के एकीकरण में जो योगदान था वो इतना ही था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तब तक आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सम्राट एसएसटी क्लासेस, और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट बताइएगा कि क्या क्या कमियां इसको और सुधारा जा सके। थैंक यू।